कैसे आप सभी लोग। हम लोग अब एनडीए की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 30 डेज का अपना प्लान है। उसमें आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी और चैप्टर वाइज या प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो आप बताओगे कि हमें चैप्टर वाइज करने प्रीवियस ईयर्स के पेपर या आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का सोल्यूशन चाहिए, वो हम प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो के कमेंट में आपको बताना है। जिसने पहली बार, मैं मान नहीं सकता आप पहली बार सेट पढ़ रहे हो, कुछ नमूने होंगे जो जिनको बिल्कुल भी सेट नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कोई भी चीज़ नहीं पढ़ रखी, तो आप एकेडमिक लेक्चर देखिए, वहाँ पे डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे हमें सिलेबस पढ़ना है, रिवाइज करना है और अच्छे से कवर करना है, बेसिक्स क्लियर करने। जो कॉन्सेप्ट हम जनरली अवॉइड करते हैं उन कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेट्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करें उससे पहले कुछ नोटेशंस वगैरह आप देख लीजिए जो सेट में यूज होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट नोटेशन है वो आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या होते हैं? पहला है, ये जो सिंबल यूज होता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अभी क्या होता है, सारी चीजें समझ में आएंगी। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। कहने का मतलब है कि ये कोई एलिमेंट है, वो किसी सेट को बिलोंग करता है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। यानी कि ये एलिमेंट होगा इस साइड, ठीक है, और इस साइड उस सेट का नाम होता है। अगर यहीं पे कह देंगे कि A डज नॉट बिलोंग, तो क्रॉस कर देंगे। जैसे मैथ में पढ़ रखा है आपने यार, x इक्वल होता है y के, या x नॉट इक्वल होता है y के, तो कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है कि अगर दोनों में रिलेशन है तो किस टाइप का रिलेशन है वो ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है, तो ये लिखेंगे। और अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, मान के चल रहा हूं। दूसरा सिंबल जो आपको याद रखना है वो ये होता है, दो डॉट होंगे या एक बड़ी सी लाइन होती है, इसका मतलब होता है सच दैट। कहाँ कहाँ यूज होगा सारी चीजें पता चलेंगी, बस अभी आप इन सिंबल्स का मतलब याद रखिए क्या होता है। सेट्स को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, सेट्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे आपके कैपिटल लेटर्स ABCD एटसेट्रा, कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे स्मॉल लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, लेटर्स जो भी रहेंगे एटसेट्रा। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में देख लीजिए। जो नंबर सिस्टम्स में यूज करते हैं हम, वो सारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए n का मतलब क्या होता है। ये होता है आपका नेचुरल नंबर्स। जो सिंबल्स यूज होंगे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल N यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते क्या है आपके 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम होल नंबर। ये सिर्फ 0 ऐड कर दो, बाकी सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वही हमारे होल नंबर बन जाते हैं। कैपिटल Z है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर्स के लिए। अब यहाँ पे अगर Z पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, Z निगेटिव है तो निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म पढ़ रखा होगा, रैशनल इरैशनल। एक रिप्रेजेंटेशन और है जो बहुत ज्यादा यूज होगा, ये होता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स आपके पूरी जो एक्सिस होती है, जिसमें यहाँ 0 होता है, इधर 1 2 और आगे चल के प्लस इनफाइनाइट, इधर -1 -2 और माइनस इनफाइनाइट। इसमें हाफ जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जो रैशनल होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर, सभी रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इमेजिनरी नंबर का वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स को भी वैसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए कभी कभी इसको हम कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इंटीजर्स है तो कैपिटल I मतलब होता है इंटीजर, और Z जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है उसको भी Z से रिप्रेजेंट करते हैं, X + IY फॉर्म में होता है। वैसे सेट में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम बता दे रहे हैं कि ये जो इमेजिनरी नंबर होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो सेट में यूज होने वाले हैं। अब सेट होता क्या है, सेट आपने पढ़ रखा होगा, सेट के बारे में क्या चीज होती है। सेट की थ्योरी वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है।
सेट की छोटी सी डेफिनेशन है कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड होता है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कहने को तो डेफिनेशन छोटी सी है, लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप लिखो, आपका फ्रेंड, आपका भाई, कोई भी आपका उससे उसका जवाब पूछा जाए तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरा हम कह दे रहे हैं सेट ऑफ, या कलेक्शन, अभी सेट नहीं है तो सेट नहीं लिखेंगे, सेट लिखना गलत हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ, अगर वो वेल डिफाइंड होगा तो सेट बन जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम कलेक्शन ऑफ 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, कुछ भी ले सकते थे हम यहाँ पे। प्राइम नंबर्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लीजिएगा। अब अगर हम बात कर लें कि 5 नेचुरल नंबर्स, तो आप अगर ये लिख के आ जाते हो कि 10, 11, 12, 13, 15, 14, ऑर्डर मतलब मैटर नहीं करता है, पता है आपको। किसी ने 100 के बाद के 5 नंबर लिख दिए, किसी ने मतलब 10, 20, 30, 40, 50 नेचुरल नंबर्स लिख दिए, 10 अलग अलग करके, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर तो 1 के बाद इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो आप 10, 20, 30, 40, 50 भी लिख सकते थे। 10 से लेकर 14 तक, 100 से लेकर के 104 तक लिख सकते हो। तो ये अलग अलग आंसर आएंगे। किसी ने ये लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 5, तो दोनों सही है, दोनों 5 नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक कलेक्शन है, सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? यहीं पे अगर हम कह दें कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर पहले 5 प्राइम नंबर चाहिए, तो 2 से स्टार्ट होता है, 3, 5, 7, 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे, आपका फ्रेंड लिखेगा, आपका भाई लिखेगा, कोई भी लिखेगा, इसका आंसर सेम आएगा। तो जो वेल डिफाइंड होता है ना, वो हर जगह सेम होता है। जैसे कि हमने क्लास में कह दिया कि 2 स्टूडेंट खड़े हो जाएं, तो 2 स्टूडेंट कुछ भी हो सकते हैं। 2 गर्ल्स खड़ी हो सकती हैं, 1 गर्ल या 1 बॉय खड़ा हो सकता है, या 2 बॉय खड़े हो सकते हैं, रैंडमली कोई भी खड़ा हो सकता है। अगर मैं पर्टिकुलर नाम लेके बुलाऊंगा कि ये 2 बच्चे खड़े हो जाएं, तो वही 2 बच्चे खड़े होंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो गया। जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके 2 मेथड हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको, या टैबुलर मेथड बोलते हैं। नाम सारे पता होना चाहिए। इसी को टैबुलर मेथड भी बोलते हैं और लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। दूसरा जो आपका है वो होता है सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड, इसको बोलते हैं रूल मेथड। ठीक है, रूल के थ्रू हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा। ये सिंपल कहता क्या है, कोई भी सेट है उसमें एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं। ये सारी चीजें थ्योरी में नहीं लिखा रहा, आपको पढ़ रखी है, मैं यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें क्या होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमने लिखा था फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, हमने लिख दिया था 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के आपको लिख देना है। वही मेथड होता है, प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमने लिख दिया। तो यही सिंपल रोस्टर, टेबुलर या लिस्टिंग मेथड होता है। हम लिस्ट कर देते हैं सारे एलिमेंट्स को। कोई भी ले लो, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप क्या लिख दोगे, A, E, I, O, U, ये हो गया आपका। लेकिन अगर ये मेथड था तो इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? हमने कह दिया है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, अगर हम बोल देते हैं फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर्स, तो क्या आप लिस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो एक ये मेथड इसलिए बनाया गया ताकि हम चीजों को लैंग्वेज या थ्योरी या रूल के माध्यम से एक्सप्लेन कर दें। अब वो सेट कितना भी बड़ा हो, अभी जब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे ना तो फाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं, तो सेट बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सेट का नाम मान लिया ये A है और इस सेट का नाम हमने मान लिया ये सेट B है। तो सेट A का रूल मेथड क्या हो जाएगा कि उसमें कोई एलिमेंट, इस सभी एलिमेंट्स को हम जनरल रिप्रेजेंट थ्योरी के फॉर्म से या रूल के फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे कि इन सभी एलिमेंट्स को हमने मान लिया X है
सच दैट x जो है बिलोंग करता है प्राइम नंबर को, नंबर कहां तक जा रहे हैं हम, लेस देन x जो है लेस देन और इक्वल टू 12, 12 से पहले के सभी प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और कहां तक 0 से बड़े और 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनको हम इस कैटेगरी में डाल देंगे। या अगर हम कह दें ए जो बी सेट है वो हम कह दे रहे हैं x सच दैट, ऐसे बनाओ या बड़ी लाइन खींच दो, जो सच दैट मैंने आगे सिंबल बताया था, सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे वो x लिए जाएंगे जो इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, तो 5 ही आते हैं, पांचों को हमने अगर इससे इसमें कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये लिख देंगे, इससे इसमें कन्वर्ट करना हो थ्योरी फॉर्म में लिख देंगे। सपोज दैट कि हमने कोई एक सेट बनाया है, सी सेट है, जिसमें एलिमेंट्स इस फॉर्म में चल रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32। तो अभी ये दिख रहा है इवन नंबर्स भी नहीं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स नहीं है, ना ही ऑड नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है, ना ही नेचुरल नंबर है, तो एक किसी पर्टिकुलर फॉर्म में बनेंगे। तो जब आप c को इस फॉर्म में चेंज करोगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, x सच दैट x इक्वल है 2 की पावर n, ठीक है, देखिए 2 की पावर में चल रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स एंड n की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। बस ये थ्योरी फॉर्म हो गई उसकी। आई होप इतना क्लियर है। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। देखिए जितने भी सेट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम नहीं लिखवाएंगे, बस एग्जाम्पल बता देंगे। तो वो जितने भी नाम है ना, वो सारे उसकी कार्डिनल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनल वैल्यू पहले समझ लेते हैं क्या होता है। कार्डिनल वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ अ सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। बात समझ में आ रही? किसी भी सेट या समुच्चय हिंदी में बोलते हैं, किसी भी सेट की कार्डिनल वैल्यू उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल के लिए सेट ए की बात कर लें, अगर ए में हमारे 2, 3, 5, 7, 11 एलिमेंट्स थे, तो इसकी कार्डिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको हम लिखते कैसे हैं, कार्डिनल वैल्यू ऑफ ए कैसे लिखी जाएगी, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने एलिमेंट थे, 5। अगर हम बात कर लें कोई एक सेट जिसमें 10 एलिमेंट है, तो उसकी कार्डिनल वैल्यू 10 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अब हम जो टाइप्स ऑफ सेट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सेट है, जो भी हम बात करेंगे उसकी कार्डिनल वैल्यू से नाम जितने भी निकलते हैं ना, वो सभी उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके से निकलते हैं। जैसे हमने कह दिया एम्प्टी सेट, या इसी को बोलते हैं हम नल सेट। बात समझ में आ रही है? एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नाम से पता चल रहा है। तो जो कार्डिनल वैल्यू होती है ना, सारे नाम इसी से रिलेटेड होते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल ओपन करली ब्रैकेट से या 5 से, ठीक है, जिसकी कार्डिनल वैल्यू n ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 0। उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो नाम से पता चल गया नल सेट क्या होता है या एम्प्टी सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट, नाम से पता चल रहा है एक सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे मान लिया 1, जैसे मान लिया हमने सिर्फ एक अल्फाबेट रखा है। एक एग्जाम्पल इस फॉर्म में जैसे बता दें, सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे हमने कह दिया है कोई एक सेट है A जिसमें x एलिमेंट है, सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। आप बताओ इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक ही होता है। तो अगर सेट ए को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म से उसमें कन्वर्ट करोगे रोस्टर फॉर्म में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा 2। तो नाम से पता चलता है
ऐसा एक्स इज ए मंथ ऑफ, ऐसे लिख दो एक ऐसा मंथ जिसमें 30 से कम डेज होते हैं तो भी एक सिंगलटन सेट बनेगा। नल सेट जिसमें 31 से ज्यादा डेज होते हैं तो नल सेट बन जाएगा। 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर वो भी एक नल सेट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नाम से ही पता चलता है सेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तीसरा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से पता चल रहा है वो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, फाइनाइट सेट कहते हैं। जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट एबल टू काउंट, आप उनको काउंट नहीं कर सकते तो वो इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जिनको हम काउंट कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो ये जो कार्डिनल वैल्यू होती है, कार्डिनल वैल्यू हम फाइनाइट सेट की ही निकाल पाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट की तो इनफाइनाइट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? फोर्थ है आपका इक्वल सेट। एक और वर्ड यूज होता है, वो होता है इक्विवेलेंट वैलेंट सेट। इंग्लिश वगैरह मीनिंग वगैरह कहीं गलत हो जाए देख लेना, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है? ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है कि हमने लिख दिया 1 2 3, ऑर्डर आप कोई भी लिख दो, ये तो पता ही होगा ना। सेट के 2 रूल याद रखना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, किसी भी ऑर्डर में लिखो वो सेम है, तो ये इक्वल सेट है। एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, बस ऑर्डर अगर ऊपर आगे पीछे कर दोगे तो सेट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा रूल होता है कि रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप इसको लिख दोगे ऐसे कि बड़ा करने के चक्कर में ज्यादा भर दोगे तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसको 1 2 3 ही देखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता। ये रिपीटिशन के लिए हमने लिखा है कि रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है, इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि इक्विवेलेंट हम जब बोलते हैं ना कि ये चीज इसके इक्विवेलेंट है, यानी वेट वाइज कंपैरिजन होता है। यहां पे हम कह सकते हैं कि कार्डिनल वैल्यू कह सकते हो कि कार्डिनल वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। अगर हमने कह दिया है कि एक सेट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है, और दूसरा सेट बी है, इसमें ए बी सी एलिमेंट्स है, तो ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये होता है का इक्विवेलेंट सेट का। इक्वल है तो सब कुछ इक्वल होगा। क्वेश्चन बन सकता था यहाँ पे एक्स रख दिया, यहाँ पे कोई नंबर रख देगा और पूछ सकता था, वो तो ऐसा इजी क्वेश्चन आपके एनडीए में नहीं आते हैं, एकेडमिक वगैरह में आ सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है। सेट के 2 रूल याद रखना है, एक ऑर्डर मैटर नहीं करता है और रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है। इक्वल सेट समझ में आ गया, इक्विवेलेंट समझ में आ गया। अच्छा पार्ट है आपका ये सबसेट क्या होता है। बात समझ में आ रही? सबसेट अच्छा पार्ट है। सबसेट को ही हम चाइल्ड सेट बोलते हैं। चाइल्ड है इसका मतलब कोई इसका पेरेंट होगा, तो कहने का मतलब है एक ऐसा सेट जिससे हम एलिमेंट्स निकाल निकाल के एक सेट बना दें। कहने का मतलब अगर हमने कोई एक सेट ले लिया ए 1 2 3, इससे कितने सबसेट बना सकते थे आप? एक एक 2 2 3 3 एलिमेंट लेके कितने सेट बना सकते हो? तो एक तो हम एक को एलिमेंट ना ले, जिसको नल बोलते हैं या 5 बोलते हैं, वो भी एक सबसेट होता है। एक एलिमेंट लेके बना सकते थे, 2 एलिमेंट लेके बना सकते थे, ठीक है। अभी हमने एक एक एलिमेंट लेके कितने बना लिए, फिर 2 2 लेके कितने बन सकते थे? 2 3। अब 1 2 3, 2 से जितने पॉसिबल बन सकते थे और 3 से जितने पॉसिबल बन सकते थे, अगर आप इनको काउंट करोगे देखो कितने आ रहे हैं, 4 और 4 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 3। तो यहां से हमें पता चलता है कि पहली बात, ये जितने हैं ये सबसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट ऑफ किस सेट के हैं? ए के। तो ए क्या हो गया इन सेट्स का, इसको हम पेरेंट सेट बोलेंगे, पेरेंट सेट और सुपर सेट बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, इन्हीं को हम बोलते हैं चाइल्ड सेट, ठीक है। यहां से हमें पता चला, पहला पॉइंट हमें क्या पता चला कि फाई और नल इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का फाई तो सबसेट होता ही है।
दूसरा पॉइंट क्या पता चला हमें कि अगर आप ध्यान से देखो तो ए जितना था वही ये भी आया है। asset is a subset of itself, वो अपने का सबसेट होता है, ये देखिए मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे, टोटल कितने निकले 8। वो होता है 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। बात समझ में आ रही? उस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको 2 की पावर में डालने से हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिलते हैं। तो सबसेट अच्छा पार्ट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन सिंपल नहीं बनेंगे, घुमा फिरा के बनते हैं। वो सारी चीजें जब हम पेपर या इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। अभी थ्योरी देख लो क्या हो रहा है, बात समझ में आ गई। जैसे हमने कह दिया कि एक सेट में 5 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बन जाएंगे, उसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, सबसेट इक्वल हो जाएंगे 2 की पावर 5। बात समझ में आ रही? जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में डालने से नंबर ऑफ सबसेट मिल जाते हैं। सबसेट क्लियर हो गया। सबसेट में एक दूसरा वर्ड यूज होता है, वो होता है प्रॉपर सबसेट। क्या यूज होता है? प्रॉपर सबसेट। रिप्रेजेंटेशन वगैरह तो आपको पता ही होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो हम लिखते कैसे हैं, लेस देन और इक्वल टू वाला जैसा सिंबल होता है वैसे। तो यहां पे ये क्या है, सबसेट है किसका, बी का। तो बी क्या है, सुपर सेट या पावर सेट है, सुपर सेट है। तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट को, ठीक है। ये सिंबल जैसे आपने अलजेब्रा में लेस मैथ में पढ़ रखा था ना, लेस देन और इक्वल टू। तो अगर हम लिखते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी x जो है वो y से लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, यानी ये लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो आप देखो ये जितने भी सेट हैं वो इससे लेस भी थे और एक केस में इक्वल भी हो जाता है, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ इक्वलिटी नहीं लगती है, तो यहां पे ये चाइल्ड सेट है, यानी इक्वल वाला केस हट जाता है। प्रॉपर मतलब चाइल्ड जो है अपने पेरेंट की सारी क्वालिटी नहीं लेगा, ठीक है, उससे नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे इक्वलिटी वाला केस हटा दोगे, बाकी सारी चीजें सही रहेंगी। तो यहाँ पे ये वाला केस हट जाएगा, बस इतने ही सबसेट पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, वो सिंपल में 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। किसी भी सेट की अगर हम बात कर रहे हैं फॉर सेट ए, किसी भी सेट के लिए उसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n। पावर में माइनस नहीं हो रहा है, ये नीचे माइनस हो रहा है। पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट में होता क्या है कि ऑल सबसेट्स आर द एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी जितने भी सबसेट बने थे उनको किसी एक सेट के एलिमेंट बना देना, यानी उनको एक सेट में डाल देना, उस सेट का पावर सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम सेट ए के हमने सबसेट निकाले थे, ये सेट ए था, ये इसके सारे सबसेट थे, तो इनको एक सेट में डाल दोगे तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, सब पावर सेट बन जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए कितना आएगा उसको लिखेंगे इस तरीके से, और एक सेट के अंदर हमने सारे सबसेट उसके डाल दिए। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमने जितने भी सबसेट थे उसको एक सेट के अंदर डाल दिया, तो ये हमारा पावर सेट आ गया। एक चीज आपको बतानी है अब कि किसी एक सेट के, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं पहले,
किसी एक सेट हमने ले लिया, कोई एक सेट ए है जिसमें 2 4 6 8 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके कितने टोटल सबसेट बनेंगे? टोटल सबसेट बनेंगे, आपको कमेंट करना है, ठीक है। पहले कमेंट करना है, आंसर बाद में देखना है। टोटल सबसेट कितने बनेंगे? टोटल प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? और टोटल सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। बात समझ में आ रही है? देखिए, सबसेट निकालने का सबसे अच्छा फंडा क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर में डाल देना। तो सिंपल इसके सबसेट पूछ रहा था, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 5, यानी आ जाएंगे 32। टोटल प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? इसमें से बस एक कम कर देना होता है, यानी 2 की पावर 5 में एक कम कर दोगे, यानी 32 में एक कम कर दोगे तो वो 31 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? टोटल सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट कैसे निकलता है? जितने सबसेट बने हैं तो सबसेट कितने बनेंगे? 32 सबसेट बनेंगे, उसको एक सेट में डाल देना। तो पावर सेट ऑफ ए जो आएगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे भैया? 32। बात को समझिए क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे। कहने का मतलब है कि पावर सेट निकलता है टोटल सबसेट को एक सेट में डालने से। तो अब पावर सेट में इतने एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर में इसको डाल दो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, या इसको ऐसे भी नए तरीके से लिखा जाता है, 2 की पावर टोटल सबसेट 2 के कितने थे, ए के कितने थे, वो आ जाएंगे यहाँ पे 5। बात समझ में आ रही? ऐसे भी कर सकते थे। तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला निकलता है, टोटल सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, वो कितना आता है? 2 की पावर में कितने सबसेट बनेंगे, यही तो हो जाएगा ना भाई। सबसेट क्या होता है? सेट में जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में डाल दो, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर में उसमें कितने एलिमेंट थे। तो ये सिस्टम आता है। यहाँ पे वही हुआ है, 32 आया कैसे था? 2 की पावर 5 से। तो 2 की पावर 5 मतलब ये इसी फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ये एक फॉर्मूला होता है पावर सेट के, टोटल पावर सेट के सबसेट निकालने का। यूनिवर्सल सेट बेसिकली 2-3 सेट्स किसी सेट के अंडर में आते हैं तो उस सेट को हम उनका यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्कूल जो है, वो एक यूनिवर्सल सेट है। कहने का मतलब है ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ये आपका स्कूल है जिसको यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट के लिए सिंबल है कैपिटल यू। स्कूल के अंदर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है, ये उसके क्या है? ये सब सेट है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। आपका स्कूल आपका यूनिवर्सल सेट है। अब क्लास मान लिया एक और है, क्लास डी। क्लास डी के अंदर आप पढ़ते हो, आपका नाम है मान लिया अमित। तो अमित क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा समझ लो कि ये आपका यूनिवर्स है, उसके अंदर आपकी क्लास एक सेट है और उसके अंदर के बच्चे उसके एलिमेंट है। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट होंगे इसके, वो सभी यूनिवर्स में लाई करेंगे। तो सिंपल हम कहते हैं कि इस स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो वो हर क्लास के बच्चे उसके अंदर आएंगे। अब हम पूछेंगे क्लास 11 के कितने बच्चे हैं, तो हम पर्टिकुलर एक सेट के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ गए? तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कई सारे सेट्स आते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अब हम बात करते हैं अपने वेन डायग्राम की। ये थ्योरी पार्ट आपका खत्म होता है सेट्स का। अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम में रेक्टेंगल रिप्रेजेंट होगा यूनिवर्सल के लिए, ये यूनिवर्स के लिए रिप्रेजेंट होता है। बाकी सेट्स के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल। ये सेट ए है मान लिया, ये सेट बी है, ठीक है। पहला आता है ऑपरेशन आपका, इसमें सेट में आपका आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं ए और बी, या इसको और दूसरा मेथड क्या है लिखने का? ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन
p की वैल्यू क्या होती है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और यहाँ लगेगा x बिलोंग्स टू b। कहने का मतलब है वो a में भी होगा और b में भी होगा। रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है, रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है। 1 2 3 4 5 और b हमने ले लिया है जो है मान लिया 2 4 6 8। a यूनियन b कितना हो जाएगा, a और b के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 8 ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यूनियन सिंपली क्या होता है, सेट ए भी लेना है, सेट बी भी लेना है, रिपीटिशन नहीं करना है, सारे एलिमेंट एक बार लिखने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए भी पूरा सेट है और 2 4 6 8 बी भी पूरा एलिमेंट है। तो ये बी का है और ये पूरा ए रिप्रेजेंट करता है, पूरा ए मिलेगा पूरा बी मिलेगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसी भी ऑर्डर में लिखो, रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है सेट में। इसको वेन डायग्राम के थ्रू देख लें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम होता है वो कैसे बनेगा, ये मान लिया आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर दो सेट हमने बना दिए, एक सेट ए है और कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं सेट बी। तो रिपीटिशन हमें करना नहीं होता है। अगर हम ए यूनियन बी ले रहे हैं तो हम पूरा सेट ए लेंगे एक बार, ठीक है, पूरा सेट ए लेना है। अब अगर हम कहते हैं सेट बी भी पूरा ले लेंगे तो इसका फॉर्मूला भी निकलता है। कार्डिनल वैल्यू के फॉर्म में अगर आप देखोगे ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पहले सेट ए ले लिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेट बी ले लिया, ठीक है। तो इसके चक्कर में हमने सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया, तो एक ये जो डबल पार्ट है वो 2 बार आ गया। वो क्या होता है वो पहले हम समझ लेते हैं। तो इस पार्ट को हटाना पड़ेगा ना। यूनियन में क्या होता है कि हम सभी एलिमेंट लेते हैं ए और बी के, लेकिन रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता। जो ऐसा नहीं कि जो रिपीट हुआ था उसको 2 बार नहीं लेते हैं। जैसे अभी हमने देखी जहाँ पे 2 और 4 इसमें भी था, 2 और 4 इसमें था, लेकिन लिखेंगे सिर्फ एक ही बार। रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता। सेट ए पूरा है, सेट बी भी पूरा है, ठीक है। तो ये पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। देखिए 2 बार आ गया ना, ये वाला पार्ट रेड वाले पेन से भी आया और ब्लू वाले पेन से भी आया। तो ये जो कॉमन पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं पहले। दूसरा पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ही होता है कॉमन पार्ट। कहने का मतलब क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए एंड बी। ए एंड बी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू बनता है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन। यूनियन तो यू से समझ में आ जाता है, ये उसका उल्टा होता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है तो थ्योरेटिकली कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। उसी का एग्जाम्पल ले लें तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, जैसे हमने ये जो एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे देखिए ए और बी में कॉमन क्या है, 2 और 4। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 आएगा और 4 आ जाएगा। बस हमें सिर्फ कॉमन हिस्सा लिखना है। इन दोनों का कॉमन जो एलिमेंट था वही हमें लिख देना है। 2 और 4 कॉमन था, 2 और 4 हमने लिख दिया। इसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू देखोगे तो वेन डायग्राम के थ्रू क्या आएगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये जो हिस्सा है कॉमन वाला इसी को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन वाले में क्या होता था कि अगर आप बना रहे हो ए यूनियन बी तो हम सिंपल पूरा पार्ट एक बार ले लेते हैं, ये ए है ये बी है, तो ये क्या है हमारा सिंपल ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हमें क्या हटाना पड़ेगा, कॉमन वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखिएगा, ये फॉर्मूले आपके प्रोबेबिलिटी तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता क्या है, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। कहने का मतलब है कि a माइनस बी अगर हमने लिख दिया, इसका मतलब है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a का होगा लेकिन b का नहीं होगा। a में भी अगर b का हिस्सा है वो भी हम हटा देते हैं।
कहने का मतलब है अगर हम इसी एग्जाम्पल को ले लें जिसमें हमने ए ले रखा है 1 2 3 4 5 और बी ले रखा है 2 4 6 8। तो अगर आप a माइनस बी लिखोगे तो इसका मतलब है a से b का हिस्सा हटा देना है। a से b का हिस्सा पूरा पूरा हटा देंगे तो बचेगा कितना 1 3 5। b में एक्स्ट्रा क्या है, कॉमन हिस्सा नहीं हटाते, b का पूरा, b तो पूरा पूरा हटा ही रहे हैं, a में से भी b का हिस्सा हटा देते हैं। इसका अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो वेन डायग्राम में क्या हो रहा है वो देख लो जरा। जैसे ये a था और ये b था, तो यहाँ हमने किया क्या, सिर्फ a लेंगे, b का हिस्सा हम हटा देते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है a माइनस बी को। अगर हम b माइनस a कर देते तो आप b से a का हिस्सा हटा दो, तो जब हम b से a का हिस्सा हटाएंगे तो b में क्या कॉमन था, b के 2 और 4 देखिए a में था तो 2 और 4 हटा देंगे तो बचेगा क्या 6,8। a में क्या एक्स्ट्रा है उससे मतलब नहीं है, b से a का हिस्सा हटा देना है। तो इसका वेन डायग्राम अगर आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये a है और ये b है, तो b से a का हिस्सा हटा दोगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा इसका, यही आपका क्या है b माइनस a। तो ये है b माइनस a, ये रिप्रेजेंट करता है a माइनस b। बात समझ में आ गई। एक अच्छा पार्ट है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ असेट। कॉम्प्लीमेंट वो नहीं जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a डैश और a की पावर c से, हल्का सा c बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्स में से a हटा देना। बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग करेगा यूनिवर्स को एंड x डज नॉट बिलोंग करेगा a में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। यानी यूनिवर्स में, जैसे आपके स्कूल को हमने बताया था पूरा यूनिवर्स था और आपकी क्लास एक सेट a को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम मान लिया आप क्लास 11th में हो या आप क्लास 12th में हो या आप क्लास जो भी है, तो एक पर्टिकुलर क्लास को अगर हम क्लास 11th की बात करें तो यूनिवर्स यानी पूरे स्कूल में से क्लास 11th ही हटा दो, गायब कर दो, तो जो बचा हुआ सेट है उस क्लास 11th का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब है कि ये आपकी A4 साइज पेपर है, ठीक है। इस A4 साइज में से हमने प्रकार से एक सर्कल काटा, जो सेट A था वो हमने हटा दिया, तो इसमें एक होल हो गया इतना बड़ा, तो ये यूनिवर्स था। अब जो बचा वो इतना हिस्सा बचा आपका कि नहीं बचा, ये जो हिस्सा बचेगा ये वाला डैश डैश वाला, यही आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि यूनिवर्स पे से हमने ए काट के निकाल दिया, तो जो हिस्सा बचा है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। होता है ये डिफरेंस की तरह, जैसे हमने डिफरेंस किया था, मान लिया हमने यूनिवर्स ले लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, और सेट ए हमारा है 1 3 5 7 9, ऑड का कलेक्शन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्स में से पूरा ए हटा दो, ए सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऑड नंबर हट जाएंगे, बचेगा क्या 2 4 6 8 10। बात समझ में आ रही। तो ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आ रही। यूनिवर्स में से सेट ए हटाने के बाद जो बचा है, यानी कहने का मतलब है यूनिवर्स में से आपने सेट हटा दिया तो आपको क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिल गया। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा बना था, इससे आपके प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवर्स में से अगर आप कॉम्प्लीमेंट हटा दोगे तो आपको ए मिल जाएगा, इसको इधर ले आओ, एक ये भी तो फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूले पे आपका, हमने जनरली हम लोग करते क्या है, ये थ्योरी पढ़ रखी है, वेन डायग्राम देख रखा है, मतलब पता है, लेकिन इस फॉर्मूले का भी यूज करके क्वेश्चन बना था। क्या क्वेश्चन था वो देख लेते जरा, तो थोड़ा सा आपका माइंड खुलेगा कि एकेडमिक में क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, थ्योरी सेम होती है लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं। इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी वेबसाइट पे चले जाओ www.tsmclasses.com पे आप जाओगे तो वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स विद सोल्यूशन अपलोड कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना था वो क्वेश्चन देखो कितना प्यारा था। यहाँ पे बोला कि E is an universal set then find the
वैल्यू ऑफ e माइनस e माइनस e माइनस e माइनस e माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे e और वेयर a इज एनी सेट बिलोंग्स टू e, ये भी लिखा होगा वेयर a इज एनी सेट बिलोंग्स टू e, e का ही हिस्सा यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे हमने जनरली यूनिवर्सल सेट, बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सल सेट हमने यू से पढ़ रखा था, तो इन्होंने ई दे दिया, नाम से क्या फर्क पड़ता है यार। आप इसको यू देखो ना, तो ये यू था, यू माइनस यू माइनस यू माइनस यू माइनस यू माइनस ए, तो सिंपल है, जो नहीं है वही आ जाता है आंसर। यू और ए है, क्या नहीं था, ए कॉम्प्लीमेंट, तीनों में रिलेशन क्या होता है, जो दोनों घटते हैं जो बचता है वही आंसर आ जाता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, यू माइनस बाहर है, हम इधर से सॉल्व कर रहे हैं अंदर से, तो इसकी जगह क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अभी इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए, बाहर क्या था, यू। अभी इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी जगह यू, और बाहर क्या था, यू। एक एक करके यू ले रहे हैं, इसकी जगह ए आ जाएगा और इसकी जगह यू। अब इनकी जगह क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा आंसर, बात समझ में आ गई। अब कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, अभी और भी घुमाना चाहे तो कह देगा कि ए जो है वो इक्वल है ए यूनियन बी के, ठीक है। कभी कभी घुमा के और दे सकता था, कहेगा अब आंसर ए यूनियन बी के फॉर्म में आएगा, तो हमारा आंसर कितना आया, बी की जगह ए नहीं है तो यहाँ पे ले दो बी और डी। चलो ये कर देते हैं, ए की वैल्यू है बी यूनियन सी, ठीक है। अब आंसर क्या करेगा, और घुमाने का तरीका क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट दे दिया, डायरेक्ट आंसर आ सकता था ए कॉम्प्लीमेंट, या तो घुमा के आंसर कैसे पूछेगा कि कह देगा वेयर ए इज बी यूनियन सी, और आंसर में ऑप्शन में आपको बी यूनियन सी के फॉर्म में या बी और सी के फॉर्म में आंसर होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाता है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आंसर आ सकता है, या बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आ सकता था। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस की क्या हो रहा है, बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ, जो भी देखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बेसिक आपके क्लियर है तो ही आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन हाथ देख के टिक करने वाले आते हैं, कुछ क्वेश्चन माथा पच्ची करने वाले आते हैं। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठो यार, आप पेपर कर लोगे। ये नहीं कहेंगे कि हाँ सारे अटेम्प्ट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं यार जो छोड़ने लायक होते हैं, तो ये भी आना चाहिए। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ना, तो हम आपको बताते हैं कि ऑप्शंस के साथ कैसे खेलना है, किस तरीके से ऑप्शंस भी एलिमिनेट करने हैं आपको, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉम्प्लीमेंट के कुछ रूल्स देख लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। पहली बात, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लोगे, अब तो पूरे यूनिवर्स में से ही यूनिवर्स को घटा दोगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है सिंपल यूनिवर्स में से घटाना, इतना बस ध्यान रखो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्स में से उसको घटा देना। अब यूनिवर्स में से यूनिवर्स को घटाओगे क्या, तो क्या कितना बचेगा, 5 तो बचेगा। बस समझ में याद रखने का तरीका है, देखिए आप किस तरीके से याद रखो ये आप पे डिपेंड करता है। हम इस तरीके से याद रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्स में घटाना, तो यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको भी यूनिवर्स से घटा देंगे, तो यूनिवर्स में से यूनिवर्स घटा दोगे पूरा घट जाएगा, पूरा स्कूल ही गायब कर दो आप अपना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब सोचो अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट ले लें, यूनिवर्स में से 5 घटा दो, कुछ डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, यूनिवर्स ही बचेगा। बात समझ में आ रही, यूनिवर्स में से अगर आप 5 घटाओगे तो आपको यूनिवर्स ही मिल जाएगा, यूनिवर्स में से अगर आप यूनिवर्स घटाओगे तो आपको 5 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही। याद रखने का ये तरीका है, किसी का कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो आपको वही मिल जाएगा। ये तो बहुत इजी है, ए से घटाया फिर ए घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू हो जाएगी। अब सोचो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली इसको याद रखने का तरीका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्स में से ए घटा रहा है, और यूनियन का मतलब होता है ए जोड़ रहा है। यूनियन बेसिकली एडिशन होता है। तो आप सोचो ना, ए कैंसिल हो जाएगा, यूनिवर्स तो बचेगा, पूरा यूनिवर्स आ जाएगा।
बात समझ में आ रही? हमने क्या किया, यूनिवर्स में से ए घटा दिया और फिर एक दे दिया ए, तो पूरा पूरा यूनिवर्स वापस मिल गया। इसका उल्टा अगर देख ले हम, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? आप सोचो, यूनिवर्स में से पहले हमने ए घटाया, ठीक है, अब जो आया है उसमें भाई रेक्टेंगल में से हमने ये स्कूल हमने हटा ही दिया, पूरा पूरा हटा दिया था, अब बचा ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यही होता है ना। अब हम ए के साथ कॉमन ले रहे हैं तो इसमें ए है ही नहीं, तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। बात समझ में आ रही? आप सोचो, आपका स्कूल था और हमने पहले क्या किया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पहले हमने आपकी इस क्लास हटा दी, तो आपका जो स्कूल है क्लास 11th के बिना है। अब हम कह रहे हैं कि क्लास 11th के स्टूडेंट और जो बचा था उसका कोई कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने कॉम्प्लीमेंट के रिगार्डिंग। याद रखने का तरीका लॉजिकली याद रखो, रटने की जरूरत नहीं होती, रटोगे तो भूल जाओगे। अब हम देख लेते हैं कुछ रूल्स, कुछ लॉ जो हैं आपके क्या होते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, याद रखने का तरीका देखो क्या होता है, आपको कैसे याद रखना है। याद रखने के लिए आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि अगर सेट ए का आइडेम्पोटेंट मतलब जहां पे भी यूज हो जाता है उसका उसी से आपको कुछ करना है। सेट ए की बात करें तो सेट ए का सेट ए से यूनियन हो सकता था, सेट ए का सेट ए से इंटरसेक्शन हो सकता था। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। सेट ए का सेट से हमने यूनियन लेना है तो हमें कोई फर्क नहीं मिलेगा, वही मिल जाएगा, और इंटरसेक्शन लेना है तब भी आपको वही मिल जाएगा। एक होता है आइडेंटिटी लॉ, दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं इसीलिए साथ में बता दे रहे हैं। आइडेम्पोटेंट याद रखना है, एक सेट का उसी से ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। आइडेंटिटी क्या होता है कि सेट ए का आप परफॉर्म कराओ किसी दूसरे के साथ तो रिजल्ट आपको आइडेंटिटी वही मिले। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होता है, आइडेम्पोटेंट जहां पे आ जाता है उसका उसी से ऑपरेशन परफॉर्म करो तो जो रिजल्ट आए रिजल्ट वही आ रहा है, तो इसीलिए आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी में क्या होता है कि आप ए का किससे यूनियन लोगे तो आपको ए मिलेगा। आप सोचो ना, ए का किससे यूनियन लोगे तो आपको ए मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा 5 से। आप सोचो इसका इससे यूनियन लोगे, यूनियन में क्या होता है हम दोनों सेट के एलिमेंट लेते हैं, अब इसमें कुछ है ही नहीं और उसको हम ए से यूनियन ले रहे हैं तो ए ही मिल जाएगा। ये हो गया इंटरसेक्शन। आप सोचो ए का किसके साथ इंटरसेक्शन लो कि आपको ए मिल जाएगा। आपके स्कूल में और आपकी क्लास में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा तो आपके स्कूल के साथ ही लेना पड़ेगा ना, तो यूनिवर्स, तभी तो आपको पूरी क्लास मिलेगी। तो ये होता है आइडेंटिटी लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये लॉज वगैरह याद रखना। ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लो, वैल्यू सेम आती है। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, बात एक है, सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां पे कहने का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, सॉरी ये वरना एसोसिएटिव हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ भी करा देंगे हम। ये तो जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते थे ना, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन किया है कि x इंटू सी प्लस टी, तो क्या हो जाता था x इंटू सी प्लस जो सिंबल है x इंटू टी, यही तो होता था। तो यहाँ पे भी वही लगेगा, जहाँ पे जब हम ले रहे हैं यूनियन तो इसका मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए यूनियन बी और बीच में जो सिंबल है वो एज इट इज आ जाएगा ए यूनियन सी। यहीं पे आप यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लो, यहाँ पे यूनियन ले सकते थे, तो अभी भी वही काम करना है, इसको पकड़ो मल्टीप्लाई करा दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, उसके अंदर होता क्या है कि ये सिंबल सेम रहते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी लो या ए यूनियन बी पहले ले लो बाद में सी ले लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो या पहले ए के साथ बी का इंटरसेक्शन करा लो बाद में सी का इंटरसेक्शन ले लो, ये सेम होता है। एक आता है डी मॉर्गन्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट था जो अभी यूज हुआ था, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो
तो ये सिंबल चेंज कर देता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वहीं पे अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये आता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप इतना क्लियर है। ये सारे आपके लॉ हो गए और ये सारी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो इसको टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, सारा क्या हो रहा है। पूरा सेट आपका लगभग यहाँ पे खत्म हो जाता है।